हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे नीटम के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, रूट, स्टेम और लीफ का। आज के लेक्चर में हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एम्ब्रियोलॉजी को और लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल जिम्नोस्पर्म से। कोन्स जैसे तो है, पर ये ज़्यादा एंजियोस्पर्म के क्लोज है और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। वो डायोसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में होंगे। मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स होंगे, सेपरेट प्लांट्स होंगे, यानी इनका अपना अपना घर होगा। तो आप जाएंगे तो मेल प्लांट में मेल दिखेगा और फीमेल में फीमेल। अगर मेल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें होता है, इसके मेल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेल स्ट्रोबिलस कहते हैं। और उसका अरेंजमेंट क्या होता है, उसका अरेंजमेंट पैनिकल अरेंजमेंट होता है। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्पैक्ट कॉन जैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज इनटू कॉम्पैक्ट स्लेंडर कॉन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मेल स्ट्रोबिलाई या कॉन भी कह सकते हैं। तो ये अकेले नहीं रहते, मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो टिपिकली क्या होता है, एक लीफ के एक्सिल से घिरा हुआ रहता है, उससे निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रांच्ड पेनिकल कहते हैं। अगर इस पूरे डिटेल स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये पूरा मेल स्ट्रोबिलस है, तो इसमें आपको दो डिस्टिंक्ट चीजें निकली आएगी। एक होंगे नोड्स और दूसरे बीच में इंटरनोड्स। ये काफी कॉम्पैक्ट है, तो जहां जहां ये स्ट्रक्चर निकले होंगे वो क्या है, उस एक्सिस का नोड है, और बीच बीच में जो खाली गैप होगा वो इंटर नोड होगा। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव इसका सूट है, जो स्ट्रोबिलस एक्सिस है, उसमें क्लियर नोड्स एंड इंटर नोड्स दिखते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है कॉलर और किप्यूल। ये जो इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अगर जूम करके बड़ा करके देखे तो हर नोड पर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इनको ब्रैक्ट्स कहते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रैक्ट्स कहते हैं, जो आपस में पूरी तरह नीचे से फ्यूज्ड रहते हैं और इसको चारों तरफ से एक कप के तरह या कॉलर के जैसे से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं, घेरे रहते हैं। इस कॉलर को क्या कहते हैं, ये कोनेड ब्रैक्ट भी इसको कहते हैं। ये पूरा कॉलर और कप बनाता है और एनेज कंटिन्यूअसली, हर जो इसका यूनिट है स्ट्रोबिलस एक्सिस में, हर यूनिट में ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो कॉलर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, फोल्ड अरेंज होते हैं, मतलब चारों तरफ से एक के ऊपर एक घिरे रहते हैं। अगर इसके फ्लावर को देखा जाए तो यहाँ फ्लावर क्या है, फ्लावर रिंग में होते हैं। ईच कॉलर क्या करता है, सेवरल रिंग्स ऑफ फर्टाइल मेल फ्लावर होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में मेल फ्लावर्स दिख रहे हैं, इसको जूम करके देखें तो ये सिंगल मेल फ्लावर है। तो ईच कॉलर इनक्लोज सेवरल रिंग्स ऑफ फर्टाइल मेल फ्लावर, तो हर कॉलम में कई फर्टाइल मेल फ्लावर होंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट होता है, इसमें मेल फ्लावर के साथ क्या होता है, मेल फ्लावर तो है, कुछ एबॉर्टिव फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो फीमेल फ्लावर होते हैं, लेकिन क्या है, एबॉर्टिव है। एबॉर्टिव मीन्स कि वो रिप्रोडक्टिव नहीं है। तो फिर इसका क्वेश्चन है कि ये तो मेल है, तो इसमें फीमेल एबॉर्टिव फ्लावर क्यों है। इसको थोड़ा देर में हम लोग जानते हैं, तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखे। अब अगर सिंगल मेल फ्लावर को देखा जाए तो इसमें हम लोग को क्या दिखेगा, इसमें आउटर एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। जैसे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में होता है, वैसे इसमें भी पेरियांथ होता है, या इसको सीट लाइक ब्रैक्टियोस भी कहते हैं। इसके नीचे एक स्टाक होता है। इस पेरियांथ में एक केंद्रीय जो सेंटर स्टाक होता है उसको क्या कहते हैं, एंथोफोर कहते हैं। और इसके ऊपर क्या निकलता है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, यूनिलोकुलर एंथर्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, एक स्टाक है और उसके ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। और वो कैसा है, यूनिलोकुलर एंथर्स है। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग एंथर्स देख रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होगा, उसके नीचे मिडिल लेयर, और सबके सबसे अंदर टैक्टम होता है, जैसे एंजियोस्पर्म में होते हैं पॉलन में, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑन द 2 to 4 क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमको क्या दिखता है, इसमें क्या होते हैं, पॉलन मदर सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इनके अंदर पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकेंड होगा,
और इसके बाद क्या होगा, इसमें साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं जिसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर होंगे जो आगे पॉलन ग्रेन्स बन के फीमेल को फर्टिलाइज करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन था कि एबॉर्टिव फीमेल फ्लावर्स इसमें क्यों होता है। ये जो स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव काम नहीं करते, ये सीक्रेट करते हैं क्या, एक सुगरी फ्लूइड। ये सुगरी फ्लूइड क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है। तो जब इस जो सुगरी फ्लूइड है उससे अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट आएगा तो इस दौरान ये इसके माइक्रोस्पोर को पॉलिनेट करता है। तो इसीलिए फीमेल फ्लावर है जिसका काम सेक्सुअल नहीं है, इंसेक्ट अट्रैक्शन करने के लिए है। तो स्टूडेंट जो माइक्रोस्पोर बनता है उसका आगे जाके क्या होता है, तो नीटम में जो माइक्रोस्पोर है वो आगे जाके क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि नीटम के केस में माइक्रोस्पोर क्या है, हाईली रिड्यूस है, जो क्या शो करता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर शो करता है। अब इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन से पहले कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है, लेकिन ये डिवीजन कैसा होता है, एसिमेट्रिकली डिवाइड होता है, मतलब दो सेल बराबर नहीं होते। एक स्मॉल सेल होता है जो क्या बनाता है, प्रोथैलियल सेल, और लार्ज क्या बनाता है, एंथ्रेडियल सेल। तो पहले डिवीजन से स्मॉल प्रोथैलियल सेल होगा और वो क्या करता है, और वो आगे जाके डीजेनरेट होता है, उसका ज़्यादा काम इसके फंक्शन में नहीं है। और दूसरा डिवीजन जब होगा उससे क्या बनता है, उससे एक लार्ज एंथ्रीडियल सेल बनाता है। ये लार्ज एंथ्रीडियल सेल बहुत काम का होता है, जो आगे जाके डिवाइड करके क्या बनाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है और जनरेटिव सेल बनाता है। तो प्रोथेरियल सेल्स जो होता है वो रैपिडली डीजेनरेट करता है। एंथ्रीडियल सेल काम का है जो आगे जाके क्या बनाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो मैच्योर पॉलन होता है ये ऑलमोस्ट नीटम के केस में शेड कब करता है, इसी 3 न्यूक्लिएट स्टेज में, कभी कभी कुछ स्पीसीज में 5 न्यूक्लिएट स्टेज में भी होता है। तो इसको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें कौन से सेल्स होते हैं, प्रोथैरियल न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जेनरेटिव सेल्स होते हैं। तो ये इसी 3 न्यूक्लियस स्टेज में पाया जाता है और इसी 3 न्यूक्लियस स्टेज में इसका पॉलिनेशन होता है। अगर आगे बात करें नीटम के, अगर पॉलिनेशन को देखा जाए तो पॉलिनेशन के टाइम पे ये बाहर से मैच्योर पॉलन कैसा दिखता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको फेरॉइडल फॉर्म कहते हैं। फेरॉइडल फॉर्म का क्या मतलब कि इसका जो बाहरी आउटर रूपरेखा है, जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह क्या होता है, ओवल होता है, गोल या एग लाइक होता है, थोड़ा चपड़ा होता है, स्फेरिकल होता है और आउटलाइन होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पाइनस में विंग होता है, जिम्नोस्पर्म में विंग बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलन का, पर इसके पास क्या है, विंग एब्सेंट है, ये विंगलेस होता है। इसीलिए ये पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट करता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन पे। अब इसके अगर आउटर लेयर्स की बात किया जाए, इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, तो इसमें इंटरनल व्यू अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल्स है। यहाँ इसके डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं, ये क्या सेल है और आउटर लेयर्स में क्या है। तो आउटर लेयर को देखा जाए तो इसके आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन या आउटर लेयर। ये कैसा होता है, ये मोटा होता है, ये किसके लिए होता है, प्रोटेक्टिव होता है, हेवीली क्यूटिनाइज्ड होता है। इसके बाहरी में ये चिकना नहीं होता, इसके ऊपर छोटे छोटे देख सकते हैं डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको स्पाइन कहते हैं या माइक्रो इकनाइट कहते हैं या स्पाइनोस कहते हैं इनको। ये माइक्रोस्कोपिक स्पिन्यूल्स या ब्लंट स्पाइन होते हैं और बीच में एक जगह होता है जिसको क्या कहते हैं, एक एपर्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉल्पस कहते हैं। तो स्टूडेंट बाहर ये कैसा दिखेगा, अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में नीचे इसका स्कल्पचर एक्साइन होगा, जो छोटे छोटे स्पिक्यूल जैसे आपको दिखेंगे, स्पाइन की तरह निकले होंगे। अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा जाए पॉलन वाल को, तो उसमें एक आउटर लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, सेक्साइन या एक्सटाइन कहते हैं। यहाँ लिखा है एक्सटाइन या सेक्सटाइन, और अंदर की तरफ क्या होता है, इंडेक्साइन होता है। और इंटाइन की बात किया जाए तो एक्सटाइन के ठीक नीचे एक बहुत ही पतली, मुलायम, नाजुक, पारदर्शी इंटाइन लेयर होता है।
इसका मुख्य काम जर्मिनेशन के टाइम होता है कि ये ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल को चीरते हुए अंदर जाता है और पॉलन ट्यूब का आगे जाके निर्माण करता है। तो इंटाइन का काम क्या है, लेटर एक्सटेंड होकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन का। तो जैसे मेल कोन था वैसे फीमेल कोन क्या होता है, लॉन्ग होता है और इसका मेन एक्सिस डिवाइड होता है नोड्स एंड इंटर नोड्स पे। तो इसमें भी बिल्कुल मेल की तरह क्या होते हैं, कॉलर या ब्रैक्ट्स होते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, ब्रैक्ट्स आपस में फ्यूज होकर एक कप लाइक या कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉलर एक दूसरे के ऊपर सजे रहते हैं। यहाँ डायग्राम में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, नीचे लीफ है और उसके ऊपर ओव्यूल्स है। अब ओव्यूल्स की बात किया जाए तो इसके हर कॉलर पे कम से कम 4 to 10 फर्टाइल ओव्यूल्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें कितने ओव्यूल्स होते थे। तो मोस्टली अलग अलग स्पीसीज में देखा जाए तो एक सिंगल होल में 4 to 10 फर्टाइल ओव्यूल होता है। और ओव्यूल है तो ये किस टाइप का होता है, ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट ओव्यूल्स होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीटम का ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सेमी एनाट्रोपस, कई टाइप के होते हैं। किसी वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ याद रखना है कि इसका ओव्यूल क्या है, ऑर्थोट्रोपस। अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखा जाए तो जब हम इसके कॉन को काटते हैं तो एक्सेल के दोनों तरफ इसका जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, हमेशा ऊपर की तरफ होता है। जब हम एक सिंगल कॉलर को जूम करते हैं तो नीटम के एक एवोल्यूशनरी चीज दिखाई देता है। इसके पास नीचे की तरफ क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन ठीक उनके ऊपर कुछ एबॉर्टिव ओव्यूल्स भी होते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कुछ ओव्यूल्स है और कुछ क्या है, एबॉर्टिव ओव्यूल्स है। एक दो ऐसे भी होते हैं जो एबॉर्टिव ओव्यूल्स होते हैं। जैसे मेल में क्या था, एबॉर्टिव ओव्यूल्स था, वैसे फीमेल में भी कुछ एबॉर्टिव ओव्यूल्स होते हैं। ये मेल कोन की तरह यहाँ भी यहाँ रहते हैं और ये भी वही फंक्शन करते हैं जो वहाँ मेल में कर रहा था। क्या कर रहा था, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। अगर इसके एनाटॉमी को देखा जाए, इसके ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर को, तो सबसे बाहर इसमें क्या दिखता है, आउटर एनवेलप। ये बाहर का सबसे मोटा ग्रीन और थोड़ा सकुलेंट स्ट्रक्चर होता है। इसको कभी कभी क्या कहते हैं, इसको पेरियांथ भी बोला जाता है। पेरियांथ हायर, हालांकि हायर प्लांट्स में यूज करते हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन ये भी पेरियांथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब टोटली सीड बन जाता है, ये पूरी तरह पक जाता है, तो ये बाहर का जो लेयर होता है वो काफी क्या हो जाता है, सकुलेंट हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, ताकि कोई भी एनिमल इससे अट्रैक्ट हो और सीड को डिस्पर्सल करे। नेक्स्ट आता है मिडिल एनवेलप। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्केलेनकाइमेटस लेयर पाया जाता है। स्केलेनकाइमेटस जहाँ भी पाया जाता है उसका एक ही काम किया जाता है कि बीज को क्या करे, सीड को मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे ताकि अंदर एम्ब्रियो सुरक्षित रहे। और अंदर होता है इसका इनर एनवेलप। ये इनर एनवेलप ऊपर की तरफ, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करता है, जो इनर एनवेलप होता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनर एनवेलप का। ये क्या करता है, ये बहुत ही लंबा हो जाता है, सकरा हो जाता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आगे जाके हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोपाइलर ट्यूब। तो इनर लेयर जो है वो किसके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइलर ट्यूब के। ये इसका काम क्या होता है, यही अपने माउस से स्टिकी पॉलिनेशन ड्रॉप निकालता है, जो क्या करता है, जो अब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उनको सीधा अपने ऊपर चिपका लेता है, स्टिक करता है और अंदर खींच लेता है। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें दो तीन चीज देखते हैं। एक क्या दिखता है, इसका न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या करता है, न्यूसेलस इसके अंदर रहता है जो असल में माइक्रोस्पोरेंजियम का ही पार्ट है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। दूसरा यहाँ क्या दिखता है, एक पॉलन चेम्बर जैसा दिखता है। ये क्या करता है, जब माइक्रोपाइलर ट्यूब के ठीक नीचे न्यूसेलस के ऊपर एक छोटा सा चेम्बर होता है जिसे पॉलन चेम्बर करते हैं। हवा से जब पॉलन इस कमरे में आकर बैठता है तो अपना पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट इसी पॉलन चेम्बर में करता है। नीचे फीमेल गैमेटोफाइट है। यहाँ क्या है, यहाँ काफी सारे सेल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ये फ्री न्यूक्लियर स्टेज है। नीटम में फ्री न्यूक्लियर स्टेज होता है, यहाँ इसके पास कई न्यूक्लियस होते हैं लेकिन कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई आर्चिगोनिया नहीं है।
इसका जो माइक्रोपाइलर वाला सिरा है उस पे क्या होगा, यही कई सारे न्यूक्लियस है। तो जब क्या होगा, जब पॉलन आएगा तो इसी से फर्टिलाइज होगा और फिर जाइगोट बनेगा। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल नो हाउ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप। इट्स अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद रखना है कि इसमें जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट कैसा है, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट है। ये हाईली यूनिक है नीटम में, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, टेट्रास्पोरिक। तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है वहाँ क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करता है, मियोसिस करता है, जिससे क्या बनते हैं, लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। मियोसिस के बाद जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं वे डिवाइड करने के बाद कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं चारों न्यूक्लियस एक जगह है, चारों के चारों केंद्रक एक ही सेल के भीतर लिविंग है और लीनियर मेगापोर टेट्राड के रूप में साफ दिखाई दे रहे हैं। ये आगे चलकर चारों मिलकर एक सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलप करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें चारों जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर के अंदर चारों काम करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट को यहाँ देखा जाए तो ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कैसा दिखेगा, इसमें क्या होता है, जब ये चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस फ्री हो जाते हैं तो इनके भीतर कोई सेल वॉल नहीं बनाता और यहाँ क्या होता है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। इसका रिजल्ट क्या आता है, इसमें प्रोड्यूस होता है अप टू 256 और मोर फ्री न्यूक्लियाई, अलग अलग न्यूक्लियाई बनते हैं, यहाँ इसको दिखाया गया है। फिर क्या होगा, जब सभी न्यूक्लियस फ्री हो जाते हैं सेल में और उसके बीच में क्या बनता है, एक सेंट्रल वैक्यूल बनता है। यहाँ क्या बन रहा है, एक सेंट्रल वैक्यूल बनता है जो चारों तरफ से क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर गैमेटोफाइट बनाता है, जिसमें न्यूक्लियाई चारों तरफ होते हैं और बीच में वैक्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या नोट करना है, यहाँ कोई आर्चिगोनिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं आता। सीयूईटी पीजी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिम्नोस्पर्म में कंप्लीटली लैक करता है आर्चिगोनिया, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, नीटम। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, सब में आर्चिगोनिया है, पर यहाँ क्या है, नीटम में आर्चिगोनिया मिसिंग है। और यहाँ क्या होता है, एक मैसिव एवोल्यूशनरी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ आर्चिगोनिया की जगह डायरेक्ट फिर न्यूक्लियस दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है। एक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो एग है यहाँ सीधे एंजियोस्पर्म जैसा चीज होता है। कैसा होता है, जो यहाँ गैमेटोफाइट का माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ ये तैरना शुरू करता है। ये जो फ्री न्यूक्लियर है, एनी फ्री न्यूक्लियर, कोई भी जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो गैमेटोफाइट की तरफ जाता है और एनलार्ज कर जाता है और क्या करता है, इसमें साइटोप्लाज्म डैमेज हो जाता है और डायरेक्टली फंक्शन करता है एक सेल की तरह। इसमें कोई एक सेल भी जा सकता है, कई सेल भी जा सकते हैं, मोस्टली कम जाते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म रेस्ट्रिक्टेड होता है, खाना रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो यहाँ बिना किसी आर्चिगोनिया के भी डायरेक्ट एक सेल फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद होता है पार्शियल सेलुलाइजेशन, यानी सबसे आखिर में क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा और मेल गैमेटोफाइट्स फ्री हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो नीटम का ये गैमेटोफाइट दो अलग दुनिया में बढ़ जाता है। इसका जो निचला सिरा है, वो क्या करता है, जो बॉटम पार्ट है वो चलाजल एंड बनता है। तो लोअर पार्ट क्या बनेगा, चलाजल एंड बनेगा, गैमेटोफाइट डेवलप्स करेगा, सेल वॉल बनाता है और बिकम्स क्या हो जाता है, सेलुलर टू स्टोर न्यूट्रिएंट। तो नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, वाल बनाएगा और क्या करेगा, न्यूट्रिटिव काम करेगा। इसके ऑपोजिट ऊपर का पार्ट क्या करता है, ये माइक्रोपाइलर एंड बनता है। यहाँ क्या होता है, जो भी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्री न्यूक्लियर रहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्स नहीं बनते। फ्री न्यूक्लियर क्या करते हैं, उसमें से एक एग बन जाता है और क्या होता है, इसी को पार्शियल सेलुलाइजेशन कहते हैं कि नीचे के पार्ट में सेल्स बन रहे हैं, ऊपर सेल्स नहीं बन रहे हैं। जो न्यूक्लियस है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में। तो स्टूडेंट, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है,
इसके पॉलिनेशन के बारे में 98% जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन मैकेनिज्म एनिमोफिली होता है, लेकिन नीटम के केस में ये क्या होता है, एंटेमोफिली। यहाँ इंसेक्ट की मदद से, कीटों के मदद से यहाँ होता है। तो नीटम का जो मेल स्ट्रॉबिलस है उसके कॉलर के बेस पर क्या होते हैं, बहुत सारे एबॉर्टिव फीमेल फ्लावर्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट आते हैं और वो क्या करते हैं, उनका वहां बैठ जाते हैं। इसमें मदद कैसे होता है, जब इंसेक्ट इस स्वीट रस के चक्कर में आते हैं तो पॉलिनेशन के लिए अपने पीठ पर पॉलन ग्रेन्स को चिपका के फीमेल तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी जब इंसेक्ट मर जाए या बहुत कम इंसेक्ट पॉल्यूशन हो तो इनमें विंड पॉलिनेशन भी कभी कभी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विंड पॉलिनेशन एब्सोल्युटली एब्सेंट है। अब दूसरा बात किया जाए, एक और दूसरा मैकेनिज्म है जो इसके लिए बहुत फेमस है, दूसरा है पॉलिनेशन ड्रॉप। तो पॉलिनेशन ड्रॉप क्या है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होते हैं, उसके मुंह पे, माउथ पे कुछ चिपचिपा मीठा तरल यानी सुगरी एक्सुड्यूट्स पाए जाते हैं जिसे पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं। जैसे ही उड़कर कोई कीड़ा आता है उसके स्मेल से उसको खाने, तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन इस बूथ से टकराते हैं और ये लिक्विड उसको क्या करता है, पकड़ के अंदर की तरफ ले जाता है, उसको सक कर लेता है। तो जब मौसम ड्राई हो जाए, सूखा हो जाए, तो परागन सीधे अंदर की तरफ खींचा चला आता है और सीधे पॉलन चेंबर में लैंड कर जाता है। तो जब लैंड कर गया, इसका नेक्स्ट क्या हो गया, इसके बाद क्या होता है, पॉलन जर्मिनेट करता है। तो परागन के ओव्यूल के अंदर पहुंचते ही तीन मेन साइकिल स्टार्ट होते हैं। पहला होता है पॉलन जर्मिनेटर, ये लगभग 5 दिन के लिए होता है। लगभग 5 दिन बाद ये क्या करते हैं, पॉलन जर्मिनेट करना शुरू होते हैं। और जर्मिनेट कैसे करेंगे, पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, थ्रू न्यूसेलस में आगे बढ़ता है। ये न्यूसेलस से आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ माइग्रेट करता है। इसमें मेल न्यूक्लियाई माइग्रेट करेगा जिसमें हम लोग को क्या दिखेगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस दिखेगा और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स दिखेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या दिखता है, ट्यूब में एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे। इसका जो तरीका है ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सिफेनोगैमिट्स कहते हैं। सिफेनोगैमी का क्या मतलब है, गैमेट्स रीच एक थ्रू पॉलन ट्यूब। इसमें गैमेट कोई स्विम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है और पॉलन ट्यूब के वजह से ये कहाँ पहुंचता है, फीमेल एग के पास कहते हैं। तो ये कौन सा टाइप का हो गया, ये सिफेनोगैमी है। तो रिप्रोडक्शन टाइम में क्या होता है, इसका जो फ्री अपर रीजन है उसमें क्या होता है, वहाँ बिना दीवार वाले क्या होते हैं, एक न्यूक्लियाई काम करते हैं और बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और नीचे का क्या होता है, सेलुलर लोअर रीजन होता है जो क्या करता है, फोर्स्ड फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाने के काम आता है। तो अब आता है इसका फ्यूजन प्रोसेस, इसमें कैसे फ्यूजन होता है। यहाँ तो हम इसका माइग्रेशन देख लिए, कैसे ये पॉलन ट्यूब से जाता है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस है, इसको सूडो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं, तो जब मेल गैमिट रिलीज होता है तो उसमें कितने गैमिट्स है, अभी हम लोग देखे हैं, इसमें 2 नॉन मोटाइल गैमिट्स होते हैं। यहाँ लिखा था 2 नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स। तो 2 नॉन मोटाइल में से क्या होता है, एक जो फर्स्ट मेल गैमिट है वो किससे फ्यूज करेगा, एक सेल से, और क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा जो आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनता है। यहाँ क्या हो रहा है, एक सेकेंड मेल गैमिट भी है और यहाँ कई एक न्यूक्लियाई भी है। तो ये भी फ्यूज करके क्या बना सकता है, जाइगोट बना सकता है, सेकेंड जाइगोट बन सकता है जिससे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एम्ब्रियो कहते हैं। तो नीटम में एक से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो सकता है जिससे कई जाइगोट बन सकते हैं। लेकिन इसको सूडो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें मेल फीमेल एक से फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट। और दूसरा क्या होता है, वहां पे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वहां दूसरा जो फ्यूज होता है उसमें जाइगोट नहीं बनता, उसमें क्या बनता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है, उसको क्या कहते हैं, एंड्रोस्पर्म बनते हैं। वहां कोई दो जाइगोट नहीं बनता, जाइगोट एक ही बनता है, दूसरा एंडोस्पर्म जाता है।
वहाँ जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, वहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उससे मेल गैमेट फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। यहाँ तो कोई पोलर न्यूक्लियाई नहीं है, बस फ्री न्यूक्लियस है जो एक न्यूक्लियाई है, तो उससे जाइगोट बनता है। इसीलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यह एंडोस्पर्म नहीं बनता, इसीलिए इसको ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या सूडो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे जो जाइगोट बना था उससे सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो जब जाइगोट बन जाता है उसमें क्या होता है, इसमें फ्री न्यूक्लियस स्टेज से गुजरता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जाइगोट का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके एक फ्री न्यूक्लियर स्टेज बनाता है। फ्री न्यूक्लियर स्टेज क्या होता है, इसमें कोई वाल फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें ऑर्गेनाइज्ड वाल फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे फॉर्मेशन क्या होता है, प्रो एम्ब्रियोनल यूनिट बनते हैं। तो जो प्रो एम्ब्रियो के सेल्स है वो आगे चल के क्या बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो क्या होते हैं, आउटग्रोथ जैसे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट प्रोड्यूस होता है एक या एक से ज़्यादा, उससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी सस्पेंसर्स कहा जाता है। ये प्राइमरी सस्पेंसर क्या करते हैं, ये ट्यूब को इलोंगेट्स करते हैं, और इसमें कभी कभी ब्रांचिंग और वाइडनिंग भी होती है, जिससे इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस और न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म बनते हैं। इसके बाद का स्टेज है क्या है, प्रो एम्ब्रियोलर सेल बनते हैं। जो इसका एक्सट्रीम टिप होगा, उस टिप में क्या होगा, यहाँ दिखाया गया है, इसमें लॉन्ग प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब बनता है, और एक सिंगल सेल क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, और एक क्रॉस वाल फॉर्म होता है, जो एक्चुअली क्या है, एक प्रो एम्ब्रियो है। उसके बाद क्या होगा, जो स्मॉल सेल है टिप पे, वो क्या करता है, एक प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब बनाता है, जो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा और लॉन्गिट्यूडली डिवाइड होगा, जिससे मल्टी सेल ग्लोबोस एम्ब्रियोनल मास बनता है, जो आगे जाके क्या होगा, एक एम्ब्रियोनल पूरी तरह मास बन जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, एक सेकेंडरी सस्पेंसर बनता है। जो एम्ब्रियोनल मास है वो इलोंगेट होता है, रैपिडली डिवाइड होता है, और एक मल्टी सेलुलर सेकेंडरी सस्पेंसर बनाता है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, स्टेम, एपेक्ट और कॉटिलेडन होते हैं। इसमें भी एंजियोस्पर्म के जैसे 2 डिस्टिंक्ट कॉटिलेडन होंगे। ऊपर की तरफ क्या बनता है, रूट एपेक्स बनाता है, और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फीडर। ये क्या होता है, एक हम्प लाइक न्यूट्रिटिव ऑर्गेन होता है, जिसे फीडर कहते हैं, जो क्या करता है, जो रूट और शूट के बीच को जोनेशन करता है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, नीटम में एक खास चीज और पाया जाता है, जिसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब है, कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना। क्योंकि गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइलर एंड पर हम क्या देखे थे, कि कई फीमेल न्यूक्लियाई थे, वो सीधे एक की तरह काम करते हैं। जब ये सब फर्टिलाइज्ड हो जाए तो एक ही ओव्यूल के भीतर कई अलग अलग जाइगोट एक साथ बनने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी या मल्टीपल जाइगोट। तो यहाँ दिखाया गया है कई अलग अलग एक न्यूक्लियाई फर्टिलाइज होने के कारण बहुत सारे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी या मल्टीपल जाइगोट्स बन गए। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसे क्लीवेज और प्राइमरी सस्पेंसर कहते हैं। जब एक प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब जैसे यहाँ निकला है, ये प्राइमरी सस्पेंसर ट्यूब में क्या होता है, ये आगे बढ़कर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कई प्राइमरी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ये क्या करता है, ये स्प्लिट हो जाता है या ब्रांचिंग हो जाता है, जिससे क्या बनते हैं, मल्टीपल ट्यूब्स बनते हैं, और ईच ब्रांच क्या करता है, अपना एक डिस्टिंक्ट एम्ब्रियो ऊपर की तरफ बना लेता है। इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज ऑफ प्राइमरी सस्पेंसर, यानी प्रो एम्ब्रियोनल ट्यूब के वजह से जो आगे जाके ग्रोथ करके डिवाइड करता है। तीसरा है प्रोलिफिकेशन और बडिंग। जब एम्ब्रियोनल मास के टिप पर, जैसे सेकेंडरी सस्पेंसर यहाँ दिखाया गया है, सेकेंडरी सस्पेंसर प्रोलिफरेट करता है, या उसमें भी इसी तरह से क्या हो सकता है, बडिंग हो सकता है। तो हर जहाँ बडिंग होगा या प्रोलिफरेट करेगा, तो वो क्या कर सकता है, एक नया एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो या तो डायरेक्टली बनेंगे, या क्लीवेज प्रोडियोम्बियोनी से बन सकता है, या सेकेंडरी सस्पेंशन के फॉर्मेशन से बन सकता है। तो बच्चों, मैच्योर इसका एम्ब्रियो या सीड कैसा दिखता है,
तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको अगर बाहर से देखें तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसमें एक न्यूसेलर टिश्यू होता है जो यहाँ काफ़ी एरिया कवर करके रखता है, और अंदर क्या होता है, मेगा स्पोरोफाइट टिश्यू होता है। तो इसका जो मेगा स्पोरोफाइट टिश्यू है उसमें काफ़ी सारे वैस्कुलर स्टैंड होते हैं जो इसको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये एंडोस्पर्म के अंदर सारे एम्ब्रियो को एक साथ आप देख सकते हैं क्या कर क्या है, लटका हुआ इसके अंदर बैठा हुआ है और सबको न्यूट्रिशन दे रहा है। इसमें ग्रोथ किसका होता है, तो इसमें बच्चों सर्वाइवल और फिटेस्ट का सिद्धांत होता है। आगे बढ़ने की रेस में जो सबसे मजबूत एम्ब्रियो होगा वो तेजी से अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है और बाद में प्लीब्यूल बना के और कॉटिलेडन बना के डेवलप हो जाता है। अगर बात करें इस प्रोली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर पे, तो जितने भी वीक या अदर एम्ब्रियो होंगे जिसको लास्ट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, डीजेनरेटिंग एम्ब्रियोस कहते हैं। और जो केवल अकेला जो एम्ब्रियो बचेगा वही जिंदा रहता है और आगे जाके मैच्योर सीड बनाता है। अगर मैच्योर सीड की बात की जाए तो मैच्योर सीड कैसा होता है, ये काफ़ी ब्राइट फ्लेसी और बेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंजियोस्पर्म फूट की तरह होता है। ये क्या होता है, ये ट्रू सीड तो नहीं है क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं है, फिर भी ये 3 डिस्टिंक्टिव लेयर इसमें होते हैं। एक आउट एनवेलप जिसको एक्सोथिका कहते हैं, मिडिल एनवेलप और इनर एनवेलप। ये फ्लेसी सकुलेंट होता है जो अट्रैक्ट करता है अदर एनिमल्स को कि इसे खाए और सीड को डिस्पर्स करे। अंदर का हार्ड और स्टोनी और लिग्निफाइड होता है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और इनर एनवेलप थिन पेपरी और पेरिस्माइमेटस होता है। अंदर की बात किया जाए तो इसमें मैसिव एंडोस्पर्म दिख रहा है, पूरा भरा होता है। एक एम्ब्रियो है, 2 कॉटिलेडन इसमें दिख जाएंगे और एक फीडर होता है जो एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है। तो स्टूडेंट फाइनली हम लोग इसके सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ गए। तो इसका लाइफ साइकिल क्या है, ये हेट्रोमार्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्योंकि इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेज है, स्पोरोफाइट जो लार्ज प्लांट है और इसका गैमेटोफाइट जो बहुत रिड्यूस्ड होता है। इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है स्पोरोफाइट से जो डायोसियस नेचर का है, जिसमें मियोसिस के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होता है। मेल कॉर्न में हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। ये आगे जाके किस में डेवलप होते हैं, गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट मोस्टली 3 सेल्स का होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कितने सेल स्टेज का है और कौन से सेल इसमें होते हैं। इसमें प्रोथैलियल सेल, ट्यूब सेल और एंथ्रीडियल सेल्स है। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, इसमें फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक होता है, कोई आर्चिगोनिया नहीं होता। और जो टॉप के तरफ एक सेल्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ होते हैं वही क्या करते हैं, आगे जाके एक सेल डेवलप करते हैं और नीचे सेलुलराइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जैसा इवेंट होता है जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। कभी कभी एक से ज़्यादा जाइगोट बनता है जिसे क्या कहते हैं, प्लॉरी एम्ब्रियोनी कहते हैं। और इसका सीड कैसा होगा, इसमें 3 लेयर सीड बनता है। तो स्टूडेंट फाइनली इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बात करते हैं। इसका जो एडिबल यूज़ है, इसमें जीनम नीटम जीनोम जो फिशिज है उसके यंग लीव्स को कुछ लोग वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। सीड भी खाने लायक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसके लीव बार्क सीन तीनों क्या है, मेडिसिनली यूज़ किए जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में काफ़ी काम आते हैं। ये एक तरह के फाइबर का भी सोर्स है जो रोप मैपिंग और हैंडीक्राफ्ट्स में काम आ जाते हैं। कुछ कुछ गार्डन में इसके एट्रैक्टिव फॉलिएज के लिए, ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए काफ़ी टेम्पल्स में भी या बोटानिकल गार्डन्स में भी दिखाया जाता है। ये फॉरेस्ट डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटेमोफिली है। ये काफ़ी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और हैबिटेट सपोर्ट्स करता है। एंटेमोफिली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर इसका कैरेक्टर पूछा जाए कि क्या जिम्नोस्पर्म की तरह है, तो ये अभी भी नेकेड ओव्यूल है क्योंकि इसमें अभी भी फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं बना है। इसके सीड अभी भी एक्सपोर्ट्स है, इसमें अभी भी स्ट्रॉबिलाई बनते हैं। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं है, हैप्लॉइड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रूट पूरी तरह से एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म के कैसा है, हम लोग लीफ देखे थे, इसमें ब्रॉड लीफ होते हैं, रेटिकुलर वेनेशन है, भेसल फॉर्मेशन है, जबकि मोस्ट जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड होते हैं। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, पेरियांत आ गया, ब्रैक्ट आ गया, गैमेटोफाइट काफ़ी रिड्यूस्ड आ गया, 3 सेल्स तक आ गया है। और इसमें आर्चिगोनिया पूरी तरह से एब्सेंट है।
तो ये काफ़ी की इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।